मान लीजिए आप रनिंग करते हैं और आप एक 200 मीटर की रेस में रनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप ये 200 मीटर की रेस लेट अस से 25 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी? वो मानी जाएगी 200 मीटर बटा 25 सेकंड बराबर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी मानी जाएगी। लेकिन क्या आप हर समय इसी वेलोसिटी से चल रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी समय आप 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, किसी और समय पर आप 8 मीटर पर सेकंड से कम समय में चल रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड बताता है पूरे इंटरवल का। लेकिन अगर हमें बीच के किसी भी इंटरवल में आपकी स्पीड चाहिए तो हमें वहां पर आपका पोजीशन और आपका टाइम मेजर करना पड़ेगा और उसे नोट करना पड़ेगा। तो लेट अस से हमने यहां पर पोजीशन मेजर करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट बना दिया और आपके स्टार्टिंग पोजीशन को हमने बना दिया ओरिजिन। तो लेट अस से आफ्टर टाइम t1 आपकी पोजीशन हो जाती है x1 और इसी तरह से आफ्टर सर्टेन टाइम t2 आपकी पोजीशन हो जाती है x2। और इन दोनों डेटा को मतलब वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम पर आपका क्या पोजीशन है, इसे जब हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं टाइम और वर्टिकल एक्सिस में पोजीशन। सो यहां पर जैसे t1 टाइम पर आपका पोजीशन है x1, तो इस x1 को मैं यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में प्लॉट कर लेता हूं। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया x1 और ये हो गया t1। तो ये जो पॉइंट है ये आपका पोजीशन बता रहा है x1 एट टाइम t1। इसी तरह से टाइम t2 पर आपकी जो पोजीशन है x2, उसे भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बता रहा है आपका पोजीशन x2 एट टाइम t2। ऐसा करके हम हर समय हर मोमेंट पर आपकी पोजीशन को प्लॉट कर सकते हैं और हमें फाइनली एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा जो कहलाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी, ये जो एवरेज वेलोसिटी थी v एवरेज, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1। यहां पर चेंज इन पोजीशन को लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 और चेंज इन टाइम को लिखा जा सकता है t2 माइनस t1। तो ये टर्म आपका बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इसका इस ग्राफ में क्या जगह है, इस ग्राफ में इस एक्सप्रेशन का क्या रोल है, उसे अगर हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि यहां पर ये जो दूरी है चेंज इन पोजीशन वो इस वर्टिकल लाइन से बताई जाएगी। सो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये जो चेंज इन टाइम है ये जो है t2 माइनस t1, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से बताया जाएगा। सो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब अगर हम इस ग्राफ में फोकस करें तो हम ये ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं जिसके वर्टाइसेस होंगे ए, बी एंड सी। और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा थीटा, एंगल ए, उसका टैन थीटा अगर हम लोग लिखने जाएं तो वो होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज हाइट अपॉन बेस। तो हम पाएंगे कि ये जो क्वांटिटी है टैन थीटा विच इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और पहले जो हमने निकाला था v एवरेज विच वॉज ऑल्सो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो हम पाएंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज सेम हैं। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉर्ड है AB या हाइपोटेनस है इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और हम ये पाएंगे कि जो इस ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस था वो इस पोजीशन टाइम ग्राफ का एक कॉर्ड भी है, और ये जो कॉर्ड है वो हमारे टाइम एक्सिस के साथ वही सेम एंगल बना रहा है थीटा जो इस ट्रायंगल में यहां पर बन रहा था, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है।
तो इसकी जो वैल्यू होगी tan थीटा, इसका भी जो होगा वो वही tan थीटा होगा जो हमने यहां पर इस ट्रायंगल से कैलकुलेट किया है। सो ये जो वैल्यू है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये है tan थीटा। और अगेन हम ये पाएंगे कि ये क्या है, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड AB है। और ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB है उसे ही हम इस पर्टिकुलर केस में कह रहे हैं एवरेज स्पीड या V एवरेज, जिसे अगर हम वर्ड्स में लिखें तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो इस पर्टिकुलर केस में तो x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कर रहे हैं, बाद में इसे हम लोग जनरलाइज करेंगे। सो जब भी हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, जो कि है यहाँ पर पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग, जो कि यहाँ पर है टाइम, वो अगर हमें निकालना है तो हमें बेसिकली जो उसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वो होता है चेंज इन x अपॉन चेंज इन t, जिसे डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिखेंगे। और ग्राफिकल में उसका मीनिंग होगा स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड AB। सो इसे हम हाईलाइट करके रखते हैं। और जब भी हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ जैसे x विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है, सो डेल्टा x बाई डेल्टा टी करेंगे। और वो जो भी उस x का t के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ होगा, वहां पर इस डेल्टा टी इंटरवल में जो कॉर्ड बन रहा होगा उसका स्लोप निकालने से हमको वही मीनिंग देखने को मिलेगा। सो यहां पर तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का सहारा लिया, जिसमें हम पोजीशन का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे थे। लेकिन अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और ये बाकी चीजें मैं हटा देता हूं जो V एवरेज का जो हमने सहारा लिया था। और अब हम इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ये जब भी होना है ये होना है डेल्टा x बाई डेल्टा t। और इस चीज को हम ग्राफ में दर्शाएंगे बाय द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड AB। और ये जो AB कॉर्ड है वही ये डेल्टा t इंटरवल है। अब दूसरी बात ये कि ये जो इंटरवल है इसे अगर हम चेंज करें, इस इंटरवल की साइज चेंज करें या इस इंटरवल की पोजीशन चेंज करें, तो डेफिनेटली कॉर्ड चेंज होगा। और कॉर्ड चेंज होने से उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। तो उसे भी हमने यहां पर दर्शा रखा है कि देखिए किस तरह से जब हम इस इंटरवल को चेंज करते हैं, छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं या इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ये कॉर्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होती जाती है और उसके अकॉर्डिंगली इस कॉर्ड का स्लोप भी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t है वो यहां पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब एक पर्टिकुलर केस में चलते हैं जहां पर हम इस डेल्टा t को बहुत ही छोटा कर दें। जैसे इस केस में हमने काफी छोटा कर दिया है, तो इसे अगर बहुत छोटा कर देंगे तो इस कॉर्ड का क्या होना है उस पर थोड़ा नजर डालिए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये डेल्टा टी छोटा होता जाता है, जैसे यहां पर ये थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जैसे ये छोटा हुआ देखिए ये कॉर्ड के बजाय टेंजेंट बनने लगा। आप बड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर ये था कॉर्ड, लेकिन जैसे ये छोटा हुआ ये इसमें टेंजेंट के करीब बनने लगा। और जब ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो उसको बोला जाता है कैलकुलस की भाषा में, तो आप देखेंगे कि ये कॉर्ड बिल्कुल यहां पर टेंजेंट बन जाएगा। लेकिन ये टेंजेंट बनने के बाद भी क्या इसका tan थीटा 0 हो जाएगा या इस tan थीटा को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल डिफाइन कर पाएंगे। यहां पर हम ग्राफिकली बिल्कुल टेंजेंट खींच सकते हैं और ज्योमेट्रिकल मेथड से या सिंपली प्रैक्टिकल मेथड से हम इस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा टी निकाल सकते हैं। और अभी भी इसका जो स्लोप है वो वही मीनिंग देगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा था। लेकिन फर्क किस में आएगा? फर्क आएगा इंटरवल में। अगर हमने डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दिया है तो अब इसे इंटरवल नहीं बोल पाएंगे, ये बहुत ही छोटा हो चुका है। और इस वजह से अब यहां पर ये कॉर्ड भी नहीं बचा, अब ये एक पॉइंट में सिमट के रह गया। जो ट्रायंगल हम लोग देख रहे थे वो एक पॉइंट में सिमट के रह गया।
तो सारी चीजें जीरो हो गई, डेल्टा एक्स बिल्कुल जीरो हो गया, डेल्टा टी बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन जो रेशियो रहेगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी विच इज tan थीटा, वो जीरो नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा सा अलग ढंग से हमको डील करना पड़ेगा। और मैं क्या करता हूं, ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड लिखा था इसे अब हटा देता हूं, क्योंकि इस चीज का अब मीनिंग यहां पर नहीं रहा। तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले डेल्टा टी को जीरो किया, मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो पहले दूर दूर थे उन्हें बिल्कुल पास ले आए। उसी की वजह से डेल्टा एक्स भी काफी करीब आ गया, उसके जीरो हो गया वो भी। लेकिन जो रेशो था tan थीटा, वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो था उसे इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो जब हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉल कर दिया जाए, तो डेल्टा एक्स ऑफ कोर्स बहुत स्मॉल हो जाएगा। और इसे कैलकुलस की भाषा में लिखा जाता है dx बाई dt। सो ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट A, और ये बेसिकली कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कहलाता है एट पॉइंट A। ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आप ध्यान दीजिए, पहले जो हम पढ़ रहे थे वो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, लेकिन यहां पर ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है जो कि एक पॉइंट पर डिफाइन होगा। जबकि इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, जो कि एक इंटरवल में डिफाइन होता है। इंटरवल का मतलब T1 से लेकर T2, लेकिन यहां पर तो T1 T2 बिल्कुल पास हो चुके हैं, तो वहां पे इंटरवल बोलने का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। सो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t एट दिस पॉइंट A है, ये इस पर्टिकुलर केस में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि एक मोमेंट पे डिफाइन होगा। जबकि जो हम लोग पिछला केस देख रहे थे, पहले के जो केस देख रहे थे, इसमें हम यहां पर T1 से T2 तक का इंटरवल ले रखा था, वो एवरेज वेलोसिटी दे रहा था वो इंटरवल, तो उसका कॉर्ड का स्लोप जो है वो एवरेज वेलोसिटी देगा। जबकि यहां पर एक पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। सो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को थोड़ा सा समझने के लिए मैं ये लिमिटिंग केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। जैसा हमने वी एवरेज पहले निकाला था कि वी एवरेज कितना था, हमने निकाला कि भाई आपने 200 मीटर की दूरी अगर 8 सेकंड में कंप्लीट की तो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आई, सॉरी 8 सेकंड नहीं, हमने इसको बोला था 25 सेकंड। आपने इसको 25 सेकंड में कंप्लीट किया तो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आई थी 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये तो पूरे इंटरवल की बात थी, पूरे 25 सेकंड का पूरा इंटरवल में एवरेज स्पीड आपने निकाला, बीच में कोई एक इंटरवल अगर लिया जाए, लेट अस से कहीं पर 10 सेकंड या 15 सेकंड वाले बीच में एक पॉइंट पर एक छोटा सा इंटरवल लें, लेट अस से बहुत ही छोटा डेल्टा टी बराबर बहुत ही छोटा इंटरवल ले लेते हैं, 0.001 सेकंड का बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया, जो इस तरह के केसेस को जस्टिफाई करता है। और वहां पर एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, लेट अस से दैट इज 0.005 मीटर्स। तो आप देख रहे हैं दोनों चीजें बहुत छोटी हैं, क्लोज टू जीरो है, इसको और छोटा लिया जा सकता है, मतलब आप ये जीरो बढ़ाते जाइए, ये छोटा होता जाएगा। सो इस केस में उस पॉइंट पर लेट अस से ये है t बराबर 10 सेकंड में हमने ये बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया है। सो यहां पर ये जो v इंस्टेंटेनियस जो कि इस t बराबर 10 सेकंड पर होगा, उसे लिखा जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और वो होगा 0.005 अपॉन 0.001। तो आप देखेंगे ये 5 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने जस्ट ये दिखाने के लिए लिया है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी बहुत ही छोटे होने के बावजूद भी ये tan थीटा एक फाइनाइट वैल्यू आती है, जो कि एक प्रैक्टिकल वैल्यू आती है। ठीक, तो ये हमने जो डिस्कशन किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को एवरेज में भी हम लोग डिफाइन करते हैं और इंस्टेंटेनियस में भी डिफाइन करते हैं। एवरेज में आप पहले भी डिफाइन करते हुए आए होंगे, लेकिन अब हमें ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और उसका जो ग्राफिकल मीनिंग है वो हमको कंठस्थ कर लेना है कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां पर ए पॉइंट की बात हो रही है, तो किसी भी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो वहां पर ड्रॉ किए गए एक टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। तो टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा होगा tan थीटा, वो उसके बराबर होगा। उसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी
और उसे ही dx/dt बोला जाता है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं और इस नॉलेज को जनरलाइज करते हैं। यहां पे पोजीशन और टाइम का था, तो मैं अब क्या करने वाला हूं, यहां पर एक जनरल कोई फंक्शन लेने वाला हूं y = fx और यहां पर ले लेंगे x। सो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने x एक्सिस प्लॉट कर रखी है और वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस, और y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। आपने फंक्शन पढ़ा होगा कि एक जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज, जिसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। जैसे एक फंक्शन हो सकता है y = x² या y = √x। तो उसमें x की जो जो वैल्यूज डालते जाएंगे उसकी आउटपुट जो वैल्यूज होगी उसको यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे और हमें वेरियस पॉइंट्स यहाँ पर मिलते जाएंगे, जिसे हम लोग इस तरह से प्लॉट कर देंगे और ये कहलाता है y एज अ फंक्शन ऑफ x। जस्ट इसको समझने के लिए, जैसा हमने पिछला ग्राफ प्लॉट किया था वो था पोजीशन था, यहाँ पर टाइम था, तो हमने उसको कहा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम टाइम की वैल्यू डालेंगे तो ये ग्राफ हमको उसकी पोजीशन बताएगा। सो यहाँ पर ये जनरल केस हमने लिखा है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x हो सकता है, और इसमें हमने 2 पॉइंट्स ले लिए लेटर से, यहाँ पर x1 जहाँ पर इसकी वैल्यू है y1, उसी तरह से यहाँ पर x2 जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू है y2। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे ABC, सो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बनेगा थीटा, तो इसका जो tan थीटा होगा, सबसे पहले बताता हूं ये जो थीटा बनेगा यही थीटा यहाँ पर भी बनेगा जो कहलाएगा स्लोप। सो इसका जो tan थीटा होगा वो होगा दिस y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यही जो tan थीटा है ये बताएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये बताएगा फॉर एन इंटरवल, ये इस इंटरवल में बताएगा x2 - x1। हमेशा देखेंगे कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो हमेशा किसी इंटरवल में डिफाइन होगा। तो यहां पर इंटरवल क्या है हमारा, यहां पर इंटरवल है x2 - x1, और इसी एवरेज रेट ऑफ चेंज को लिखा जाता है Δy/Δx, जो कि कहलाता है स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड AB। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं, और अगर हम इस इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, x2 को बिल्कुल x1 के करीब ले आए, तो उस केस में करीब का मतलब ये जो इंटरवल है x2 - x1 या Δx को बहुत ही छोटा कर दिया जाए, सो ये जो कॉर्ड था वो क्या बन गया, इस पॉइंट पर टैंजेंट बन गया। तो हमने किया क्या, हमने ये Δy को क्लोज टू 0 कर दिया, Δx को क्लोज टू 0 कर दिया। बेसिकली आप एक चीज को क्लोज टू 0 करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी क्लोज टू 0 जानी ही है, और इस वजह से जो ये tan थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताता है, वो होता है Δy/Δx। सो ये इस समय बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो बन जाता है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट a। सो इसी चीज को एल्जेब्राइक तरीके से हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि tan थीटा बराबर लिमिट Δx टेंडिंग टू 0, यहां पर गलती से Δt लिखा गया है, लिमिट Δx टेंडिंग टू 0 ऑफ Δy/Δx। सो ये कहलाता है dy/dx। सो एक बार फिर से मैं इस चीज को स्टेट कर देता हूं कि अगर एक पॉइंट पर हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं y का विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वहां पर बेसिकली हमको एक टैंजेंट ड्रॉ करना है, और उसका जो स्लोप होगा वो उसका रेट ऑफ चेंज बताएगा, और उसको एल्जेब्राइक तरीके में हम लोग इस तरह से लिखेंगे लिमिट Δx टेंडिंग टू 0 Δy/Δx, एंड दैट विल बी इक्वल टू dy/dx। सो बेसिकली जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला है उसको 2 तरीके से निकालते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसमें क्या होता है, उसमें एक कॉर्ड होता है AB, जैसे यहां पर एक कॉर्ड है, और उस इंटरवल में आप देखेंगे देयर विल बी अ फाइनाइट चेंज इन y एंड देयर विल बी अ फाइनाइट चेंज इन x, और ये बन जाता है Δy/Δx, जो कि होता है स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड AB। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हम लोग देखें y विथ रिस्पेक्ट टू x में, सो उसमें होता है
एक पॉइंट और उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉन होता है, अगेन उसी टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू होता है, लेकिन यहां पर उसे लिखा जाता है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x, जो बन जाता है dy बाई dx, और इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a। सो इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि अगर एक पॉइंट पर आपको dy बाई dx निकालना है तो सिंपल वहां पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसका स्लोप निकालना है, जबकि एवरेज रेट ऑफ चेंज में वहां पर कॉर्ड बनानी है और कॉर्ड का स्लोप निकालना है। इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर सॉल्व करने वाला हूं। सो इस क्वेश्चन में हमको एक कर्व गिवन है और इसमें हमें dy बाई dx फाइंड करना है एट x बराबर 2, 6 एंड 10। सो x बराबर 2 जब है वहां पर y की वैल्यू है 5, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर हमें dy बाई dx फाइंड करना है। उसी तरह से x बराबर जब 6 है तो y बराबर भी 6 है, तो ये दूसरा पॉइंट है जहां हमें dy बाई dx फाइंड करना है। और तीसरा जब x बराबर 10 है तो y अगेन वहां पर 5 है। सो इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, जैसे इस वाले पॉइंट को मैं बोल दिया A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। उसी तरह से इसे हम लोग बोल सकते हैं D, और ये हो गया E, उसी तरह से ये हो गया F, और ये वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर पॉइंट A। पॉइंट A के लिए अगर हमको dy बाई dx निकालना है तो जैसा कि हमें मालूम है कि dy बाई dx, मैं लिख देता हूँ dy बाई dx एट A अगर बोल रहे हैं, या उसे इस तरह से लिखा जाता है x बराबर 2 पर, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप, तो ये है वो टेंजेंट जो हमने लाल रंग से दिखा रखा है, और इसका स्लोप अगर निकालना है तो बेसिकली हमें निकालना है इस वाले थीटा का, अगर ये थीटा 1 है सो हमें निकालना है tan थीटा 1। सो tan थीटा 1 ट्रायंगल ABC से हम लोग देख सकते हैं, इट इज नथिंग बट AB अपॉन BC, इसे लिखा जा सकता है AB अपॉन BC। सो tan थीटा 1 फाइनली हो जाएगा, देखिए AB का वैल्यू है यहाँ पर 5 जैसा आप देख पा रहे हैं, और BC को लिखा जा सकता है 2 इधर भी 2 इधर भी, तो ये हो जाएगा 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। अब दूसरे पार्ट में जब पॉइंट P है, सो पॉइंट P पर जो स्लोप हमको निकालना है पॉइंट P पर, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पर जो टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया है ग्रीन कलर से, वो बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस है। सो वहां पर जो थीटा बन रहा है x एक्सिस के साथ, उसकी वैल्यू हो गई 0। सो tan थीटा हो गया 0 विच इज नथिंग बट स्लोप एट P। तो इसी को लिखा जा सकता है dy बाई dx एट P, या इसे लिख देते हैं x बराबर 6। अब चलते हैं लास्ट पार्ट में जहां पर x बराबर 10 पर हमें स्लोप निकालना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इसको समझना, तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा कि हमें पॉइंट D पर स्लोप निकालना है जहां पर है x बराबर 10, तो ये वाला पॉइंट। सो यहां पर अगर हमें स्लोप निकालना है तो हमें कौन सा थीटा लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ये वाला थीटा, दिस, लेट अस से दिस इज थीटा 2। सो अगर हम लिखें dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 10, सो ये होगा tan थीटा 2। अब tan थीटा 2 आपको निकालने थोड़ा आना चाहिए, थोड़ी सी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, वो ट्रिग्नोमेट्री में लगाता हूं, और उसके अलावा एक दूसरे मेथड से भी मैं इसको निकालता हूं। सो मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा। सो थीटा 2 को लिखा जा सकता है 180 माइनस अल्फा। सो इसे लिख सकते हैं tan ऑफ 180 माइनस अल्फा, और tan ऑफ 180 माइनस अल्फा, तो आप देख रहे हैं ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट है, हो सकता है अभी आपने नहीं पढ़े हो। सो ये जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो वहां पे tan जो है वो निगेटिव हो जाता है,
और tan का cot नहीं होगा, tan ही रहेगा। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी tan ऑफ 180 माइनस अल्फा, इसे लिखा जा सकता है माइनस और tan का tan एंड दैट अल्फा, तो माइनस tan अल्फा बन जाएगा ये, और माइनस अब tan अल्फा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं DEF, सो tan अल्फा विल बी, इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं, दिस इज DE अपॉन EF, सो ये बन जाएगा DE अपॉन EF, दैट इज DE आप देखेंगे 5 है और EF देखेंगे 10 से 14, 4 का अंतर है, सो दिस विल बिकम माइनस, साइन तो है ही, -5/4। तो ये आंसर हो जाएगा dy by dx एट x इज इक्वल टू 10। इसी को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से भी निकालता हूं। देखिए, जब भी हमको dy by dx निकालना है, जैसे इस केस में dy by dx एट x बराबर 10 पे निकालना है, सो हम इसको डेल्टा y बाई डेल्टा x से निकाल सकते हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा x किसका लेंगे? उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका, कहीं पर भी आप डेल्टा y बाई डेल्टा x ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है या dy बाई dx होता है वो हर जगह सेम होता है। सो डेल्टा y बाई डेल्टा x बहुत ही केयरफुली हमको लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। सो देखिए, यहां से हम यहां जा रहे हैं, हमेशा x में हमको आगे बढ़ना होता है, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा मेरा x1 और ये कहलाएगा x2। इस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं x1 से x2, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं हमेशा x में, और ये आपका कहलाएगा y1, तो x1 बराबर 10 हो गया, x2 बराबर 14 हो गया, और ये कहलाएगा y1, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 होगा जो कि है कितना 5, और यहां पे होगा y2 जो कि कितना है 0। सो डेल्टा y बाई डेल्टा x अगर हम लोग केयरफुली लिखें, सो इट इज फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। सो फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 0 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज 5 एंड दैट डिवाइडेड बाई x2 है यहाँ पर 14 माइनस x1 है 10, तो इसे लिखा जा सकता है, देखिए ये हो जाएगा -5/4 अगेन। तो आप देखेंगे वही वैल्यू आ रही है जो हमने पहले भी निकाली थी। अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जैसे पहले वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो dy बाई dx जो है वो पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जब हम लोग x में आगे बढ़ रहे हैं, x जब हमारा इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि इस रीजन में जब आप आगे जाते हैं y में, x में, तो y भी आपका आगे बढ़ता है। दूसरे रीजन में देखें पॉइंट P पर, तो वहां पर क्या हो रहा है, आप x में चाहे आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, चाहे x में आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, y में कोई चेंज नहीं है। इसके जस्ट आसपास अगर आप देखेंगे तो x में आप आगे पीछे जाएंगे, y में कोई चेंज नहीं आएगा, और यही ये हॉरिजॉन्टल स्लोप जो बता रहा है। सो इसमें y कैसा है, y यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। एक छोटे से रीजन के लिए अगर बात करें तो y वहां पर कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में। और वहीं पर अगर हम लोग लास्ट केस में चले, सो यहाँ पर कैसा है, हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर 0 था तो कोई चेंज नहीं हो रहा था y में, यहाँ पर पॉजिटिव था तो y बढ़ रहा था, और यहाँ पर देखिए y घट रहा है। x में आप आगे जाएंगे तो y आपका घटेगा, मतलब x में आगे जाने का मतलब x को आप इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज करेगा। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको जो बेसिक मीनिंग ऑफ dy बाई dx है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, वो आपको समझ में आया होगा। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग इसका अलजेब्राइक मीनिंग भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस सीरीज में जिसमें हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं एज अ मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, सो उस कैलकुलस में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो कैलकुलस को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला कहलाता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा कहलाता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो अभी हमने जो शुरुआत की है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये हमने पढ़ा। उसके बाद उसका ग्राफिकल मीनिंग पढ़ा कि कैसे जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप जो है वो एवरेज चेंज बताता है, जिसे dy बाई dx लिखते हैं। इसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूजिंग अलजेब्रा हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है, ना कि ग्राफिकल फॉर्म में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। ये जो डिफरेंशिएशन कहलाता है उसी को डेरिवेटिव कहते हैं, तो उसके लिए जो वेरियस रूल्स हैं वो क्या हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है,
एंड बेस्ड ऑन दिस सेकंड डेरिवेटिव हम लोग पता करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से पता किया जा सकता है किसी भी ग्राफ में। तो ये होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसी का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रल कैलकुलस। सो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व। जिस तरह से इसका मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मीनिंग होता है डिफरेंशियल का। उसी तरह से इंटीग्रल का मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए रूल्स क्या हैं। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग लेक्चर लाते रहेंगे।